हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल वीएल एकेडमी पर। और मैं सुनील कुमार लेकर आया हूं आज नेक्स्ट वीडियो। जी हां, आज हम जो बात करने वाले हैं वो हम इंटर क्लास के सिलेबस ओवरव्यू पर बात करने वाले हैं। बायोलॉजी, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको कि हम पहले सिलेबस के बारे में जानेंगे कि हमको क्या क्या पढ़ना है। मैंने लास्ट वीडियो में जो बात की थी वो फर्स्ट ईयर के सिलेबस की बात की थी। इंटर वाले जितने बच्चे हैं वहां से हम शुरुआत करते हैं, तो वही हमारा जो 11th क्लास की एनसीईआरटी हमने सिलेबस ओवरव्यू देखा था, या जो आप पढ़ के आए हैं 11th क्लास में, उसके आगे से ही जो हमारा वॉल्यूम सेकंड है वो स्टार्ट होता है इंटर क्लास में। चलिए हम बात करते हैं जो हमें पढ़ना है। यहां पर भी हमारी यूनिट है जिनको हमें पढ़ना है। अगर हम बात करें यूनिट पे तो देखेंगे सबसे पहली यूनिट जो होगी हमारी यहां पर, हालांकि उसके अकॉर्डिंग जो हमने वॉल्यूम फर्स्ट पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग यहां 6 होगी, क्योंकि 5 उसमें हमने पढ़ चुके हैं, यानी सिलेबस ओवरव्यू में देख चुके हैं। और जितने भी इंटर के बच्चे होंगे उन्होंने कहीं ना कहीं पढ़ के आ रहे होंगे, देख कर आ रहे होंगे उसको। तो हमारी जो अगली यूनिट है वो रिप्रोडक्शन है। यूपी बोर्ड वाले बच्चे इनको हम जनन कहेंगे। जनन का अगर हम देखें कि इसके बारे में हम जाने कि एक ऑर्गेनिज्म जो है या ऑर्गेनिजम्स जो हैं, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, किस तरीके से अपने बॉडी को बनाते हैं या किस तरीके से अपने ऑफस्प्रिंग को बनाते हैं, अपनी नई जनरेशन को बनाते हैं। एक आम का पौधा जो होता है, एक आम से आम ही बनता है। अगर हम बात करें जीवों में कि जीव जो होते हैं वो किस तरीके से अपने जैसे जीवों को पैदा करते हैं, अपने जैसे जीवों को जन्म देते हैं, अपने जैसे जीवों की बर्थ करते हैं। एक इंसान से इंसान का जन्म होता है, एक एलिफेंट को बनाता है, एक मंकी को बनाता है, और एक आम के पेड़ से आम ही जन्मता है, या हम कह सकते हैं बनता है। वो किस तरीके से बनता है इस यूनिट में हम जानेंगे जनन में। जनन की परिभाषा यही है कि अपने जैसे जीवों को बनाना ही जनन कहलाता है। अगर हम बात करें इसमें जो चैप्टर है हमारे वो 4 चैप्टर हैं। सबसे पहला चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का मीनिंग अगर हम जाने तो यह है जीवों में जनन। जीवों में जनन मतलब यहां ओवरऑल बताया गया है कि जीवों में किस तरीके से जनन होता है। यहां पर सारी जितनी टर्मिनोलॉजी है, जितनी परिभाषाएं हैं यहां पर इसमें एक्सप्लेन की गई हैं। किस तरीके से जीवों में जनन होता है, कैसे कैसे होता है, सारा कुछ जानेंगे। कैसे कैसे मेथड के थ्रू होता है यहां सब जानेंगे जीवों में, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो। अगले चैप्टर में हम जानेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। जी हां, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट की हम पहले तो जानेंगे मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, उसके बारे में, क्योंकि कहीं ना कहीं हम फ्लावर्स को पढ़ रहे हैं, उनके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को भी पढ़ेंगे। हम उनके फ्लावर्स को पढ़ेंगे जो उसके रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। फ्लावरिंग प्लांट है ना, तो उनके फ्लावर्स को भी पढ़ेंगे, उनके जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं उनको जानेंगे, और किस तरीके से वहां पर प्रोसेस होती है जिससे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है। किसमें? प्लांट्स में। कौन सी वो प्रोसेस होती है जिसके थ्रू प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, कौन सी वो प्रोसेस होती है। जैसे अगर हम थोड़ा सा देखना चाहें, वो प्रोसेस अगर आपने सुनी होगी तो उसको हम पॉलिनेशन कहते हैं। और पॉलिनेशन के बाद में होता है फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन के बाद में बनता है फ्रूट, और फ्रूट के बाद में बनता है उसमें क्या आता है, सीड। और वही सीड क्या करता है, नेक्स्ट जनरेशन को भी भाई ओरिजिन करने के लिए, बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो सारा कुछ जितना फ्लावर्स पढ़ेंगे, फ्लावर्स के बारे में जानेंगे। फिर पॉलिनेशन क्या होता है, यहां पर जब हम पॉलिनेशन पढ़ रहे होंगे, एंथर होता है, ओव्यूल होता है। जिस तरीके से हमने ह्यूमन में अभी आगे चल के बात करूंगा, वैसा ही हम यहां पर पढ़ेंगे। पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, सारा कुछ यहां पर हमको पढ़ने को मिलेगा। जब हम टॉपिक में डिस्कस कर रहे होंगे तो इनको हम ऐसे इजी ट्रिक के अकॉर्डिंग जानेंगे जिसमें मैं ऑफलाइन क्लास में पढ़ाता हूं, लेकिन अब कहीं ना कहीं जो ऑनलाइन के माध्यम से बच्चों को पहुंचेगा वो मेरे तरीके, कहते हैं ना बायोलॉजी अपने तरीके से, उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। बायोलॉजी मैं अपने तरीके से बात करूंगा। फिर हम आते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन पे। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हम इसमें पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, किस तरीके से जो ह्यूमन है वो रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, अपने जैसे ऑफस्प्रिंग को बना रहे हैं। ये सारा कुछ हम अपने पढ़ेंगे किसमें, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में। स्पर्म होता है, एग होता है, किस तरीके से इनका फर्टिलाइजेशन होता है, कैसे हमारा जाके फर्टिलाइजेशन के बाद में जायगोट बनता है, उस जायगोट से क्या होना होता है, कहां जाता है, इंप्लांट होता है फीमेल की बॉडी में, यूट्रस में, किस तरीके से इंप्लांट होता है। जो हमारी एम्ब्रियोलॉजी है पूरी, यानी हम कह सकते हैं एम्ब्रियोनिक टर्म्स हैं, वो सब कुछ हम क्या पढ़ेंगे भाई, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे। अब हम जान के चलेंगे नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा है रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मिला। यहां पर हम इसके द्वारा जान सकते हैं कि रिप्रोडक्शन में कौन कौन से हमें अवेयरनेस होनी चाहिए, जिससे कि हमारे भाई बर्थ कंट्रोल हो सकती है। कहीं ना कहीं पॉपुलेशन इंडिया कितनी बढ़ रही है, उस बर्थ को भाई कंट्रोल हो सकती है। कौन कौन सी ऐसी डिजीज होती हैं जिसके भाई जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज इनको कहते हैं, एसटीडी कहते हैं, वो कौन सी डिजीज होती हैं, कैसे कैसे होती हैं, यहां हम सारा कुछ पढ़ने को मिलेगा। इसीलिए लिखा गया है यहां पर रिप्रोडक्टिव हेल्थ, यानी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में जाना जाएगा। अवेयरनेस भाई हमारा क्या है, चैप्टर एक अवेयरनेस के रूप में है, अवेयरनेस कराता है, हमें जागरूक कराता है। तो इसमें हमें पढ़ने को मिलेगा कि एक जीव का फॉर्मेशन, यानी एक ऑर्गेनिज्म अपने जैसे
ऑर्गेनिज्म को कैसे बनाता है, ये सारा कुछ हम इसमें जानेंगे रिप्रोडक्टिव में। सबसे पहले कह सकता हूं पहली यूनिट है, अगर हम उसके हिसाब से देखें फर्स्ट ईयर वॉल्यूम के हिसाब से तो जानेंगे ये 6th यूनिट है। नेक्स्ट यूनिट आती है जो सबसे मैं कहूंगा थोड़ा सा टफ भी है और थोड़ी भाई इंपोर्टेंट भी है। इंपोर्टेंट इसलिए क्योंकि सबसे ज्यादा मार्क्स में पूछी जाती है यूपी बोर्ड के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो 18 नंबर की है। दूसरी बात अगर मैं जानूं जेनेटिक्स एंड डिवोल्यूशन, अगर मैं इसके बारे में बोलूं कि थोड़ा सी ट्रिकी है ये मैं कह सकता हूं। तो जेनेटिक्स एंड डिवोल्यूशन में जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे जेनेटिक्स में कि कौन कौन से ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो इनको ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट होते हैं जो इनको ले जाने के लिए एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वे हमारे कंपोनेंट। तो उसके बारे में हम जानेंगे। अगर हम जान के चले, पहला चैप्टर हमारा है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। इनहेरिटेंस का मतलब ये हो गया कि एक जनरेशन है हमारी, ये मान के चलना है, और इस जनरेशन से जो कैरेक्टर है वो अगली जनरेशन में जाते हैं, ये हो गया हमारा इनहेरिटेंस। वेरिएशंस मतलब ये कितना भी सिमिलर क्यों ना हो लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कैरेक्टर तो मम्मी पापा से मिल रहे होंगे लेकिन कुछ कैरेक्टर में इसकी डिफरेंशिएशन होगा, या हम कह सकते हैं कुछ कैरेक्टर इसके चेंज होंगे, तो यही वेरिएशंस कहलाता है। इस अर्थ पे भी अगर हम देखें तो इतना सारा वेरिएशंस है, तो ड्यू टू इसकी वजह से हम कह सकते हैं वेरिएशन। यहां पर हम जानेंगे ग्रेगर जॉन मेंडल के जो लॉज हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, उनके बारे में जानेंगे कि मेंडल ने किस पे एक्सपेरिमेंट किया, पाइजम हटाइबम पे किस तरीके से किया, कैसे किया, ये सारा कुछ हमें इसमें पढ़ने को मिलेगा। जो भी मेंडल के नियम है, 3 लॉज हैं, वो यहां पढ़ने को मिलेंगे, और मेंडल के अलावा भी जो कहीं ना कहीं और बने लॉज इसके बेस पर उनको भी जानने को उसमें मौका मिलेगा। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस यानी वो कैरेक्टर जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहे हैं, वन जनरेशन से अनदर जनरेशन में जा रहे हैं, सेकंड जनरेशन में जा रहे हैं, ऐसा कौन सा मटेरियल है जो उन कैरेक्टर्स को लेकर जा रहा है, यानी डीएनए, आरएनए, इन चीजों को जानेंगे हम। तो कहीं ना कहीं ये चैप्टर जो हमारा है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इसमें हम मॉलिक्यूलर बेस पे जानेंगे कि जेनेटिक्स को कराने के लिए हम जो कैरेक्टर्स वन जनरेशन टू सेकंड जनरेशन जा रहे हैं, उन कैरेक्टर्स के लिए कौन कौन सा पदार्थ रिस्पॉन्सिबल है। जैसे अगर हम बात करें कि डीएनए से बनता है एमआरएनए, आरएनए बनता है, ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, आरएनए से हमारी प्रोटीन बनती है, ट्रांसलेशन कहलाता है, यानी पूरा प्रोटीन सिंथेसिस इसमें जानने को मिलेगा। बहुत सारे टॉपिक इसमें रखे गए हैं, उन सबको इसमें स्टडी करने का मौका मिलेगा। एवोल्यूशन, एवोल्यूशन का मतलब होता है विकास। अगर हिंदी में जाने यूपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए, तो विकास का मतलब यह है कि हम कह सकते हैं कि सभी जो ऑर्गेनिज्म है उनका फॉर्मेशन एक सिंगल सेल से हुआ है, सभी सेल से ही मिलकर बने हैं, तो वो सेल कैसे बनी है और उस सेल से इतनी डाइवर्सिटी कैसे आ गई, ये सारा कुछ जानने को मिलेगा इवोल्यूशन में। इसीलिए मैं कह सकता हूं ये यूनिट जो है थोड़ी टफ है और सबसे ज्यादा मार्क्स की पूछी जाती है आपके एग्जाम में। अगली यूनिट की हम बात करें बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर। देखो यहां ह्यूमन को भी लगा दिया कहीं ना कहीं, वेलफेयर मतलब उसके मानव कल्याण के लिए, अच्छे के लिए, उसके भले के लिए। तो बायोलॉजी में हमने क्या करा, ह्यूमन के लिए, उसके भले के लिए जाना कि कौन कौन से ऐसी चीजें हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं बायोलॉजी के अकॉर्डिंग ह्यूमन के लिए अच्छा कर सकते हैं। तो जिस चीज की अगर साइंस बनी है तो ह्यूमन में तो उसका यूज करेंगे ही करेंगे। ह्यूमन की भाई स्पीसीज में बेटर चेंजेस लाने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो यहां पर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। कहीं ना कहीं ये चैप्टर जो रखा गया है वो हम मेडिकल वाले स्टूडेंट होते हैं, कहीं ना कहीं बायोलॉजी वाला अगर बताता है कि हमने बायोलॉजी से स्टडी कर रहा है तो वो लोग यही कहते हैं कि डॉक्टर बनोगे, सबसे पहला माइंड में उनका यही सेटअप होता है कि डॉक्टर। तो कहीं ना कहीं हमारे बायोलॉजी जो है आगे चल के बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं डॉक्टर क्या ही सपना लेकर यहां आते हैं, बात की बात है कल को टीचर बनते हैं मेरी तरह। तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज इसीलिए इसमें रखा गया है कि कहीं ना कहीं कुछ डिजीज के बारे में जाने हो, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं डिजीज, यहां पर कौन कौन से ऐसे बैक्टीरिया हैं, वायरसेस हैं, फंगस हैं जो डिजीज कराती हैं, इसके बारे में हमें यहां जानने को मिलेगा, यानी डिजीज के बारे में पढ़ने को हमें इसमें मिलेगा। नेक्स्ट आता है हमारा स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। भाई हमारी बायोलॉजी के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं, ये जेनेटिक्स के अकॉर्डिंग हम क्या क्या ऐसा करें जिससे कि हमारे जो फूड प्रोडक्शन है वो बढ़ जाए। यहां पर लिखा भी एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। स्ट्रेटजीज ऐसे कौन से स्ट्रेटजीज लगाकर हम क्या कर सकते हैं फूड के प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं, तो वो सारा कुछ यहां पढ़ने को मिलेगा। जैसे हमने मान के चल रहे हैं दूध पीते हैं, तो भाई ऐसे कौन से एनिमल है जो दूध देते हैं, वो जो दूध दे रहे हैं उनको कैसे और ज्यादा दूध देने के लिए क्या किया जाए, उनमें कैसे ऐसा प्लांट्स है जिनमें हम कह सकते हैं कोई भी प्रोडक्शन हो रहा है उस प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए और अच्छा करने के लिए कौन कौन सी ऐसे मेथड्स हैं जिनका हम यूज करेंगे, तो बहुत सारा कुछ यहां पढ़ने को मिलेगा। बीटी ब्रिंजल, बीटी कॉटन, बहुत सारा सब कुछ यहां पढ़ने को मिलेगा। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। अब जो माइक्रोब्स है यानी सूक्ष्म जीव हैं उनका मानव
में या मानव जीवन में क्या फायदे हैं उन सबको जानेंगे। बैक्टीरिया हमारे लिए क्या फायदेमंद है, जैसे अगर हम गर्मियों के दिनों में बात करें तो हमारे लिए सबसे अच्छा पेय जो होता है दही होता है। तो वो दही कैसे बन गया हमारा, भाई जरा सा दही लिया पहले वाला, उसमें दूध में डाल दिए तो वो सारा कुछ दही बना दिया। तो वो दही बनाने के लिए जैसे केक बनाते हैं, केक फर्मेंटेशन प्रोसेस थ्रू बनता है, ऐसे कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो सारा कुछ यहां पढ़ने को मिलेगा, पूरी प्रोसेस यहां पढ़ने को मिलेगी फर्मेंटेशन। तो ये सब कुछ जो हमने देखा ये हमारा क्या है, इंटर का टॉपिक है, इंटर के टॉपिक्स हैं, इंटर की यूनिट्स हैं। तो ये सब कुछ अब आगे देखते हैं, हमारी 2 यूनिट बची हैं, उनको मैं लिख देता हूं जिससे कि आप इसको लिख सके या नोट कर सके। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिससे कि आप इसको नोट डाउन कर सके। तो अब हम आगे देखते हैं, हमारी जो नेक्स्ट यूनिट है वो है 9th यूनिट बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी एक वो यूनिट है, मैं कहूंगा ये सबसे कम चैप्टर है इसमें और इंपोर्टेंट है। अगर यूपी बोर्ड के अकॉर्डिंग देखूं तो ये 10 नंबर की एग्जाम्स में आती है। मैं अगर एक बात बोलूं कि बायोटेक्नोलॉजी जो है एक ऐसा मेथड है, आज इसी का सबसे ज्यादा जो है स्कोप चल रहा है। भाई बायोलॉजी में अगर मेडिकल फील्ड के अलग देखेंगे तो इसमें बायोटेक जो है हमारा ये बहुत अच्छा चल रहा है। इस वक्त बहुत सारी मूवीज ऐसी हैं जो बनी हैं इस पर, चाहे वो साउथ की हो, चाहे बॉलीवुड की हो, चाहे वो हॉलीवुड की हो, बहुत सारी मूवीज इस पर बन रही हैं। भाई दूसरी बात यह है, बायोटेक्नोलॉजी वो मेथड है जिसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, जो हमने देखा था, हम अभी देखेंगे आगे चल के पढ़ेंगे जब और गहराई से, तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस हमने देखा था। वो मॉलिक्यूल्स वो हमारा जीन है जो कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जो हमारे कोई भी बॉडी में कैरेक्टर है, चाहे वो और प्लांट के अंदर हो, चाहे वो प्लांट के अंदर वही बॉडी, चाहे वो प्लांट के अंदर हो, चाहे एनिमल के अंदर हो, जीन रिस्पॉन्सिबल होता है। तो हम कह सकते हैं उस डीएनए में या उस जीन में हम क्या कर सकते हैं, कुछ ना कुछ अदला बदली करके, कुछ ना कुछ चेंजिंग करके, वो कौन से ऐसे मेथड हैं जिसके अकॉर्डिंग हम चेंजिंग करेंगे, वो सब जानेंगे बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस में। वो सब कुछ इसमें जानेंगे हम प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस में कि किस तरीके से और बेटर कैरेक्टर को बनाया जाता है, और अच्छे अच्छे कैरेक्टर को लैब में बनाना, जैसे कहते हैं हाइब्रिड हमारा टमाटर है, हाइब्रिड मिर्च है, हाइब्रिड सब्जियां हैं, तो वो किस तरीके से हम बनाते हैं, यहां पर बायोटेक्नोलॉजी जो है इसके लिए हमें समझाती है, सिखाती है। बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन की कहां कहां इसका यूज होता है, कैसे कैसे हम और स्पीसीज को बेटर कर सकते हैं, उनके कैरेक्टर्स को और अच्छा कर सकते हैं, ये सारा कुछ हमें इन 2 चैप्टर पढ़ने को मिलेगा। मैं कहूंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूनिट ये, और बहुत ही अच्छी यूनिट है। कहा जाता है कि नई नई चीजों को जानने का मौका मिलता है इसमें, हम कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारा इकोलॉजी, द रिलेशन बिटवीन बाई ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरमेंट। तो हम कह सकते हैं ऑर्गेनिज्म का एनवायरमेंट से क्या रिलेशन है, जीवों का वातावरण से क्या रिलेशन है, इसमें हम जानते हैं इकोलॉजी में। अगर हम बात करें, इसमें 4 चैप्टर रखे गए, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, जो जीव हैं, जो उनकी पॉपुलेशन है वो किस तरीके से है, कैसे कैसे हमारा सरवाइव कर रहे हैं इस वातावरण में, इस एटमॉस्फेयर में, एनवायरमेंट में किस तरीके से रह रहे हैं, तो वो सारा कुछ इसमें जानने को मिलेगा। इकोसिस्टम में हम जानेंगे बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स, फूड वेब होती है, फूड चेन होती है, किस तरीके से अपने आप को एडजस्ट कर रहे हैं, अपने वातावरण में किस तरीके से रह रहे हैं, कैसे कैसे होता है, सारा कुछ हम इसमें जानेंगे। एनिमल्स एंड प्लांट्स में जो उनका रिलेशन है एक दूसरे के बीच में, किस तरीके से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, एक दूसरे से साथ सर्वाइव कर रहे हैं, किसके कम होने से किसके ज्यादा होने से क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये सारा कुछ हम इसमें किसमें जानेंगे, कहीं ना कहीं इकोसिस्टम में जानेंगे। बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, बायोडायवर्सिटी का वही मतलब जैसा हमने फर्स्ट ईयर में बात किया था सबसे पहली यूनिट में, तो यहां पर हमें ये देखने को मिलेगा कि कैसे डायवर्सिटी क्रिएट हुई है, कि एटमॉस्फेयर में हम कह सकते हैं, एनवायरमेंट में जो हमारी वर्ल्ड में डायवर्सिटी आई है वो, और किस किस तरीके से कंजर्वेशन उसको कर सकते हैं। ऐसे जीव जो हमारे क्या है, समाज से एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, विलुप्त हो रहे हैं, उनको किस तरीके से हम रख सकते हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले हम कह सकते हैं जीवों को लाया गया है दूसरे देश से हमारे यहाँ पर, वो कहीं ना कहीं हमारे देश से विलुप्त हो गए थे, तो उनको लाया गया हमारे देश में लाया गया। कंजर्वेशन, किस तरीके से हम उनका बचाव कर सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं, यहां पर हम पढ़ेंगे उन चीजों को। एनवायरमेंटल इश्यूज कहीं ना कहीं ह्यूमन ने इतनी छेड़छाड़ की है एटमॉस्फेयर के साथ, साइंस के द्वारा एटमॉस्फेयर के साथ की है और साइंस के द्वारा की है, तो कहीं ना कहीं इस पे हार्म भी होते हैं किसी चीज का। जैसे फोन है, आज मैं तो वीडियो बना रहा हूं और इस चीज को हम काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो इसका मिसयूज भी है। तो कोई भी डिवाइस अगर है बनी है वो, तो उसका यूज भी है और मिसयूज भी है। तो जो कहीं ना कहीं अगर हम कह सकते हैं कि साइंस अगर हमारे लिए क्या है, एक वरदान है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी चीजें भी हो रही हैं जिससे हमारे को प्रॉब्लम हो रही है, एनवायरमेंटल इश्यूज हो रहे हैं, चाहे वो नॉइस पॉल्यूशन हो, चाहे वो एयर पॉल्यूशन हो, चाहे वो वाटर पॉल्यूशन हो, सारा कुछ जो हमें पढ़ने को मिलेगा वो यहां पढ़ने को मिलेगा। डिफॉरेस्टेशन है, ओजोन डिप्लीशन है, वो सब कुछ पढ़ने को मिलेगा। अब ओजोन डिप्लीशन क्यों हो रहा है, किसके वजह से हो रहा है, सारा कुछ यहां पढ़ने को मिलेगा, एनवायरमेंटल इश्यूज। तो मुझे लगता है आपको जो इंटर का सिलेबस है वो थोड़ा बहुत ओवरव्यू आपको समझ में आया होगा, एक माइंड सेटअप
एक माइंड सेटअप बन गया होगा आपको किस तरीके से हमें पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है। मैं हम जो स्टार्ट करूंगा वो पहली यूनिट से स्टार्ट करूंगा, रिपोर्ट डिस्कस करेंगे अपने सिलेबस के बारे में, और वन बाय वन हम चैप्टर वाइज और एनसीईआरटी को ध्यान में रख के और भी चीजों को ध्यान में रखकर, चाहे वो हमारा एनसीईआरटी से हटके कुछ हो जिससे कि हमारा आगे चल के स्टडी हो सके, कंपटीशन की स्टडी हो सके और बहुत सारी चीजों को हम कवर कर सके। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और कहीं ना कहीं सिलेबस आपके माइंड में सेट हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, जिससे कि कहीं ना कहीं बहुत से लोगों का फायदा हो। और वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें उत्साह बढ़ाने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।